एक ज़माना था जब बादशाह सलामत का दरबार अपनी शानो शौकत और अदबो कायदे के लिए पूरे आलम में मशहूर था। बादशाह खुद भी निहायत ही अनुशासनप्रिय और वक्त के पाबंद थे। उनके लिए हर चीज का एक मुकर्रर वक्त था, एक तयशुदा तरीका था। उनके इस मिजाज को और हवा तब मिली जब एक दूर देश के शाह ने तोहफे में उन्हें एक ऐसी घड़ी भेजी जो उस दौर के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी। वह घड़ी महज वक्त नहीं बताती थी, वह कला और कारीगरी का एक बेमिसाल नमूना थी। सोने और चांदी से जड़ी, कीमती पत्थरों से सजी वह घड़ी दरबार के बीचों बीच एक ऊंचे संगमरमरी चबूतरे पर रख दी गई थी। उसकी सुइयां जब चलती तो लगता जैसे कोई नृत्यांगना हौले हौले कदम रख रही हो, और हर घंटे पर जब उसका घंटा बजता तो उसकी आवाज किसी मीठे संगीत की तरह पूरे दरबार में गूंज जाती थी। बादशाह उस घड़ी के दीवाने हो गए। वह उनके लिए सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि उनकी हुकूमत की तरक्की, उनकी व्यवस्था और उनके नियंत्रण का प्रतीक बन गई। देखते ही देखते उस घड़ी ने पूरे दरबार की जिंदगी को अपने कब्जे में ले लिया। अब दरबार घड़ी के हिसाब से लगता और घड़ी के हिसाब से ही उठता। वजीरों की पेशी का वक्त तय था, शायरों को अपनी नज़में सुनाने के लिए मिनट दिए जाते, और फरियादियों की अर्जियां सुनने का भी एक निर्धारित घंटा था। अगर किसी शायर का कलाम सबसे उम्दा हिस्से पर पहुंचता और उसी वक्त घंटे की टंकार बज जाती तो उसे वहीं रुकना पड़ता। अगर कोई फरियादी अपनी दुखभरी दास्तान सुना रहा होता और घड़ी का कांटा अगले पहर में दाखिल हो जाता तो उसकी फरियाद अधूरी रह जाती। शुरू में तो सबको यह नई व्यवस्था बड़ी अच्छी लगी। सब कुछ कितना व्यवस्थित था, कितना आधुनिक। दरबारी एक दूसरे से कहते, देखिए बादशाह सलामत की दूरंदेशी। अब कोई काम देर से नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे इस व्यवस्था का जुल्म सामने आने लगा। दरबार की रूह, उसकी आत्मा कहीं खोने लगी थी। अब वहां इंसान नहीं, बल्कि घड़ी की टिक टिक से चलने वाली कठपुतलियां रहती थीं। मंत्रीगण अपनी जरूरी सलाहें इसलिए पूरी नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका वक्त खत्म हो गया था। खानसामे इस बात से परेशान रहते कि खाना चाहे तैयार हो या न हो, भूखे हो या न हो, परोसना घड़ी की सुई के साथ ही है। बाग का माली इसलिए दुखी था कि उसे बादशाह को ताजे खिले गुलाब ठीक उस वक्त पेश करने पड़ते थे जब घड़ी इजाजत दे, भले ही गुलाब सुबह की पहली किरण के साथ ज्यादा खूबसूरत खिलते हों। दरबार की सहजता और जिंदादिली एक बोझिल पाबंदी में बदल चुकी थी। लोग एक दूसरे से बात करते हुए भी नजरें घड़ी पर रखते थे। बादशाह की खुशी के लिए सब उस घड़ी की तारीफों के पुल बांधते, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई उस टिक टिक करते तानाशाह से आजाद होना चाहता था। मगर बादशाह के सामने यह कहने की हिम्मत किसमें थी। और फिर थे मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला दरबार में आते जाते रहते थे। अपनी हाजिर जवाबी और अक्लमंदी के लिए मशहूर मुल्ला इस बदलाव को बड़ी खामोशी और गहरी नजरों से देख रहे थे। वह देखते कि कैसे एक बेजान मशीन ने जीते जागते इंसानों की सोच और एहसासात पर कब्जा कर लिया था। वह देखते कि कैसे बादशाह, जो अपनी प्रजा के दिलों पर राज करने वाले थे, अब एक घड़ी के गुलाम बन गए थे। मुल्ला ने कई बार दरबारियों को बेचैनी से घड़ी की तरफ ताकते देखा, उनके चेहरों पर एक अनकहा तनाव महसूस किया। एक दिन एक बूढ़ा किसान, जो मीलों का सफर तय करके अपनी जमीन के झगड़े की फरियाद लेकर आया था, दरबार में पहुंचा। वह हाफ रहा था, उसके कपड़े धूल से सने थे। उसे दरबार में पेश किया गया। उसने अभी अपनी बात शुरू ही की थी कि घड़ी ने टन करके ऐलान कर दिया कि फरियादियों का वक्त खत्म हो गया है। सिपाही आगे बढ़े और किसान को बाहर ले जाने लगे। वह गिड़गिड़ाता रहा, हुजूर बस 2 मिनट, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। लेकिन बादशाह ने घड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वक्त पूरा हो चुका है। अब अगले हफ्ते इसी वक्त आना,
वह बूढ़ा किसान निराश होकर आंखों में आंसू लिए लौट गया। उस दिन मुल्ला नसीरुद्दीन का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने तय कर लिया कि इस मशीनी जुल्म को खत्म करना ही होगा। उन्होंने बादशाह या किसी दरबारी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार अपनी पूरी रौनक पर था। बादशाह अपने आलीशान तख्त पर विराजमान थे और उनकी आंखें बार बार फख्र से उस घड़ी पर जा टिकती थीं। वजीर आजम सल्तनत के कुछ जरूरी आंकड़े पढ़ रहे थे। दरबारी पूरी संजीदगी से सुनने का नाटक कर रहे थे, जबकि उनकी असल तवज्जो इस बात पर थी कि दोपहर के खाने का वक्त होने में कितने मिनट बाकी हैं। माहौल में एक अजीब सी कृत्रिम शांति थी, जिसे सिर्फ घड़ी की निरंतर टिक टिक और वजीर की आवाज तोड़ रही थी। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक लंबी सी छड़ी थी, जिसके सिरे पर उन्होंने एक नरम सा कपड़ा बांध रखा था। वह हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए, सबसे नजरें मिलाते हुए आगे बढ़े। बादशाह ने उन्हें देखा तो मुस्कुराए, आइए मुल्ला जी, आज तो आप बिल्कुल वक्त पर हैं। मुल्ला ने आदाब बजा लाते हुए कहा, जहां पनाह, वक्त पर तो मैं हमेशा ही रहता हूं, बस आपकी घड़ी आज से पहले इस बात को मानती नहीं थी। दरबारियों को मुल्ला की बात में छुपा तंज समझ नहीं आया, लेकिन बादशाह की पेशानी पर हल्की सी शिकन आई। इससे पहले कि वह कुछ कहते, मुल्ला तेजी से आगे बढ़े। किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वह सीधे उस संगमरमरी चबूतरे पर चढ़ गए जिस पर वह शानदार घड़ी रखी थी। सिपाहियों ने उन्हें रोकने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन बादशाह ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। उन्हें लगा कि मुल्ला शायद घड़ी को और करीब से देखना चाहते हैं या कोई और मजाक करने वाले हैं। दरबार में हर कोई सांस रोके देख रहा था। मुल्ला ने अपनी छड़ी उठाई और बड़ी नजाकत से, बिना कोई जोर आजमाइश किए, छड़ी के कपड़े वाले सिरे को घड़ी के घूमते हुए पेंडुलम लंगर से धीरे से छुआ दिया। पेंडुलम की गति धीमी हुई और दो एक बार और झूलने के बाद वह पूरी तरह से रुक गया। और जैसे ही पेंडुलम रुका, घड़ी की टिक टिक की आवाज बंद हो गई। पूरे दरबार में एक गहरा, अनपेक्षित सन्नाटा छा गया। यह वह सन्नाटा था जो किसी तूफान के आने से पहले होता है। पिछले कई महीनों से दरबारियों ने ऐसी खामोशी का अनुभव नहीं किया था। यह इतनी अजीब और नई थी कि लोग असहज हो गए। उन्हें अपने दिलों की धड़कनें सुनाई देने लगीं। वजीर आजम जो आंकड़े पढ़ रहे थे, उनके मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए। शायर ने अपनी कलम पकड़ ली। संगीतकार ने अपने सांस को कस लिया। सब जड़ हो गए। बादशाह का चेहरा पहले तो हैरत से सफेद पड़ा, फिर गुस्से से लाल हो गया। उनकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगीं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ते हुए कहा, ये क्या जुर्रत है नसीरुद्दीन? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने शाही घड़ी को बंद कर दिया? यह हमारी सल्तनत की शान है। तुमने हमारी शान पर हाथ डाला है। सिपाहियों ने फौरन मुल्ला को पकड़ लिया और घसीटते हुए बादशाह के कदमों में लाकर पटक दिया। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। अब मुल्ला नहीं बचेंगे, एक ने कहा। आज तो इनकी गर्दन जाएगी, दूसरे ने कहा। हर कोई यह मान चुका था कि मुल्ला नसीरुद्दीन का आज आखिरी दिन है। बादशाह गुस्से से कांप रहे थे। तुम्हें इसका जवाब देना होगा मुल्ला। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम हमारी हुकूमत के दुश्मन हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? मुल्ला नसीरुद्दीन जमीन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उन्होंने बड़ी शांति से सिर उठाया और बादशाह की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कुराहट में हमेशा की तरह एक रहस्य था। जहां पनाह, मुल्ला ने निहायत ही शांत और सधी हुई आवाज में कहना शुरू किया, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मैंने घड़ी बंद नहीं की है।
मैंने तो बस उस शोर को बंद किया है जिसने हम सबकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। बादशाह और भड़क गए। शोर? तुम दुनिया की सबसे सुरीली आवाज को शोर कह रहे हो? इसकी टंकार संगीत है। मुल्ला ने कहा, नहीं जहांपना। संगीत वह होता है जो रूह को सुकून दे। यह एक ऐसा शोर था जिसने हम सबको बहरा बना दिया था। हम सब इस टिक टिक के इतने आदी हो गए थे कि हमें अपने आसपास की असली आवाजें सुनाई देनी बंद हो गई थीं। क्या आपने गौर किया हुजूर, जब से यह घड़ी आई है, दरबार में किसी ने चिड़ियों का चहचहाना नहीं सुना। किसी ने हवा की सरसराहट पर ध्यान नहीं दिया। किसी ने किसी की दिल की धड़कन को महसूस नहीं किया। मुल्ला ने खड़े होकर चारों तरफ दरबारियों को देखा। मैंने घड़ी बंद नहीं की जहांपनाह। मैंने तो बस हम सबको एक मौका दिया है कि हम एक दूसरे को देख सकें, सुन सकें। जब यह घड़ी चल रही थी तो हर किसी की नजर इसके कांटों पर थी। कोई आपकी तरफ नहीं देख रहा था, कोई एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहा था। इस दरबार का राजा कौन था? आप या यह बेजान मशीन? ऐसा लगता था जैसे हम सब इंसान नहीं बल्कि इस घड़ी के पुर्जे हैं जो इसकी इजाजत से ही हिलते डुलते हैं। बादशाह खामोश हो गए। उनके गुस्से की जगह अब एक गहरी सोच ने ले ली थी। मुल्ला की बातें कड़वी थीं, लेकिन उनमें सच्चाई की धार थी। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, जहांपनाह, वक्त एक बहती हुई नदी की तरह है। हम उसे महसूस कर सकते हैं, उसके साथ बह सकते हैं। लेकिन यह घड़ी उस नदी के किनारे रखा हुआ एक पैमाना है। हम सब नदी को भूलकर सिर्फ पैमाने को देखने लगे थे। हम भूल गए थे कि किसान की फसल घड़ी देखकर नहीं, सूरज और मौसम देखकर उगती है। हम भूल गए थे कि शायर के दिल में ख्याल घड़ी की टंकार से नहीं, चांद को देखकर या किसी की याद में पैदा होता है। हम भूल गए थे कि इंसाफ घड़ी के कांटे से नहीं, दलील और सच्चाई से होता है। मुल्ला उस बूढ़े किसान की तरफ इशारा करते हुए बोले, कल वह बुजुर्ग अपनी जिंदगी भर की कमाई बचाने की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन हमारी सल्तनत के इंसाफ ने उसे इसलिए वापस भेज दिया क्योंकि एक मशीन ने कह दिया कि वक्त खत्म हो गया। क्या इंसान की तकलीफ से ज्यादा एक मशीन का हुक्म जरूरी है, जहांपनाह? अब पूरे दरबार में एक अजीब सी खामोशी थी। यह पहले वाली बेचैन करने वाली खामोशी नहीं थी, बल्कि यह सोचने समझने वाली, आत्ममंथन करने वाली खामोशी थी। दरबारियों की नजरें अब घड़ी पर नहीं, बल्कि मुल्ला नसीरुद्दीन और बादशाह के चेहरे पर थीं। उन्हें पहली बार एहसास हो रहा था कि वे कितने बड़े धोखे में जी रहे थे। बादशाह अपनी गद्दी से उठे। वह धीरे धीरे चलकर उस चबूतरे के पास आए जहां खामोश घड़ी रखी थी। उन्होंने उसके ठहरे हुए पेंडुलम को देखा। फिर उन्होंने मुल्ला की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, बल्कि एक समझ थी, एक आभार का भाव था। मुल्ला, बादशाह ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। हम अपनी ही बनाई हुई व्यवस्था के कैदी बन गए थे। हम भूल गए थे कि सल्तनत मशीनों से नहीं, इंसानों से चलती है। हम भूल गए थे कि कानून और व्यवस्था इंसान की भलाई के लिए होते हैं, इंसान कानून के लिए नहीं। बादशाह ने अपने वजीर को हुक्म दिया, इस घड़ी को यहां से हटा दो। दरबारियों में एक लहर सी दौड़ गई। नहीं जहांपनाह, इस बार फिर मुल्ला ने कहा, इसे हटाइए मत। यह कारीगरी का एक नायाब नमूना है। इसे चलने दीजिए। लेकिन आज के बाद यह दरबार की मालिक नहीं, बल्कि एक सेवक होगी। यह हमें वक्त बताएगी, लेकिन हमारे फैसले वक्त पर नहीं, हमारी अक्ल और हमारे ज़मीर पर निर्भर करेंगे। यह हमें याद दिलाएगी कि वक्त गुजर रहा है, इसलिए हमें अच्छे काम करने हैं, न कि यह हुक्म देगी कि कौन सा काम कब करना है।
बादशाह मुल्ला की बुद्धिमानी पर मुस्कुरा दिए। उन्होंने मुल्ला को गले से लगा लिया और कहा, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम्हारी अक्ल का कोई जवाब नहीं। तुमने आज हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। तुमने हमें याद दिलाया है कि इंसानियत किसी भी मशीन से ऊपर है। उस दिन के बाद दरबार में घड़ी तो चलती रही, लेकिन अब कोई उसका गुलाम नहीं था। दरबार में फिर से हंसीमजात लौट आया। शायर अब दिल खोलकर अपनी नज़में सुनाते थे, चाहे कितना भी वक्त लगे, और फरियादियों की बात तब तक सुनी जाती थी जब तक कि उनकी तकलीफ का कोई हल न निकल जाए। दरबार में जिंदगी लौट आई थी, और मुल्ला नसीरुद्दीन, वह हमेशा की तरह दरबार में आते जाते रहे, अपनी बुद्धिमानी और मजाक से लोगों को हंसाते और सोचने पर मजबूर करते रहे। उनकी यह कहानी सल्तनत में एक मिसाल बन गई, जो पीढ़ियों तक यह याद दिलाती रही कि सबसे बड़ी मशीन इंसान का दिल और दिमाग है, और किसी भी बाहरी टिक को उस पर हावी नहीं होने देना चाहिए। निश्चित रूप से प्रस्तुत है मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी एक सीधे और विस्तृत प्रवाह में। एक दौर था जब अक्सारा शहर में मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम किसी पहेली की तरह था। लोग उन्हें प्यार करते थे, उनकी बातों पर हंसते थे, उनकी हाजिर जवाबी का लोहा मानते थे, और मुश्किल वक्त में उनकी सलाह के लिए उनके दरवाजे पर दस्तक भी देते थे। मुल्ला की शोहरत उनकी अक्लमंदी और उनके निराले अंदाज की वजह से थी। वह कभी गधे पर उल्टे बैठकर शहर का चक्कर लगाते तो कभी बाजार के बीचों बीच खड़े होकर ऐसी बातें करते जिनका मतलब हफ्तों बाद लोगों की समझ में आता। वह एक आईने की तरह थे, जो समाज को उसकी असल सूरत दिखाता था, मगर बड़े ही मजाकिया अंदाज में। बच्चे उन्हें देखकर खिलखिलाते, जवान उनसे बहस करने में मजा लेते, और बुजुर्ग उनकी बातों में छुपी गहरी समझ को सराहते। कुल मिलाकर नसीरुद्दीन शहर की रौनक थे, एक ऐसी हस्ती जिसके बिना शहर अधूरा लगता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि धीरे धीरे यह सब बदलने लगा। हंसी की जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली, प्यार की जगह एक अनखे डर ने, और अपनेपन की जगह एक गहरी दूरी ने। देखते ही देखते वह दौर आ गया जब मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम लेते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह एक खौफ की परछाई तैर जाती थी। बच्चे उन्हें देखकर अपनी माँओं के पीछे छिप जाते, जवान उनसे नजरें चुराने लगते, और बुजुर्ग उन्हें दूर से देखकर ही अपना रास्ता बदल लेते। यह कहानी उसी बदलाव की है कि कैसे एक हंसाने वाला इंसान एक डराने वाला नाम बन गया। इसकी शुरुआत एक बहुत ही मामूली सी घटना से हुई। शहर का सबसे अमीर लेकिन सबसे कंजूस सौदागर हाजी बकर अपने घर में दहाड़े मारकर रो रहा था। उसका दावा था कि किसी ने उसके घर से सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली चुरा ली है। उसने पूरे घर में कोहराम मचा रखा था। नौकर चाकर सहमे हुए थे, और हाजी बकर का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वह काजी के पास जाकर रिपोर्ट लिखवा सकता था, सिपाहियों को बुला सकता था, लेकिन उसमें खिंचा था। काजी को रिश्वत देनी पड़ती, सिपाहियों को इनाम। हाजी बकर अपनी दौलत में से एक सिक्का भी खर्च नहीं करना चाहता था। तभी उसके एक पड़ोसी ने सलाह दी, हाजी साहब, आप मुल्ला नसीरुद्दीन के पास क्यों नहीं जाते? वह अक्लमंद हैं, शायद कोई तरकीब बता दें और पैसे भी नहीं लेंगे। यह सलाह हाजी बकर को जंच गई। बिना पैसे के काम हो जाए, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती थी। वह भागा भागा मुल्ला के घर पहुंचा। मुल्ला अपने आंगन में बैठे धूप सेंक रहे थे। हाजी ने रोते पीटते अपनी पूरी कहानी सुनाई। मुल्ला ने बड़ी शांति से उसकी बात सुनी। फिर बोले, हाजी साहब, आप फिक्र न करें, आपकी थैली मिल जाएगी। बस आप एक काम कीजिए, घर जाइए और सुकून से बैठिए। लेकिन थैली मिलेगी कैसे? हाजी ने बेसब्री से पूछा। मुल्ला मुस्कुराए, उसकी चिंता आप मुझ पर छोड़ दीजिए।
अगले दिन सुबह सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन शहर के मुख्य चौराहे पर एक ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गए। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लोगों सुनो, आज शहर में एक बड़ी चोरी हुई है। हमारे हाजी बकर साहब की सोने की अशर्फियों की थैली चोरी हो गई है। मैं जानता हूं कि चोर कौन है। अगर आज शाम तक वह थैली चुपचाप हाजी साहब के घर के पिछवाड़े में रखी हुई नहीं मिली तो कल जुमे की नमाज के बाद मैं मस्जिद के सामने उस चोर का नाम पूरे शहर को बता दूंगा। यह ऐलान सुनकर पूरे शहर में सनसनी फैल गई। लोग हैरान थे कि मुल्ला को चोर का नाम कैसे पता चल गया। उधर असली चोर के हाथ पांव फूल गए। उसे लगा कि मुल्ला जरूर कोई करामाती इंसान है जिसे सब पता चल जाता है। इस जाने के डर से उसने उसी शाम चुपके से वह थैली हाजी बकर के घर के पीछे फेंक दी। अगली सुबह हाजी बकर दौड़ा दौड़ा मुल्ला के पास आया और उनके पैरों में गिर गया। मुल्ला जी, आप तो कमाल हैं। थैली मिल गई। बिल्कुल वहीं मिली जहां आपने कहा था। आप जरूर कोई वली अल्लाह हैं। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। लोगों ने मान लिया कि मुल्ला नसीरुद्दीन के पास कोई गैबी ताकत है जिससे वह छुपी हुई बातें भी जान लेते हैं। यह इस कहानी का पहला अध्याय था जहां इज्जत डर की पहली सीढ़ी चढ़ रही थी। अब लोगों ने अपनी छोटी बड़ी समस्याओं के लिए मुल्ला के पास आना शुरू कर दिया। एक दिन दो भाई जो अपने पिता की विरासत के लिए लड़ रहे थे मुल्ला के पास पहुंचे। जमीन का एक टुकड़ा था और दोनों चाहते थे कि सबसे अच्छा हिस्सा उन्हें मिले। वे महीनों से लड़ रहे थे, एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखते थे। मुल्ला दोनों को लेकर उस जमीन पर गए। उन्होंने जमीन को अच्छी तरह देखा, फिर एक छड़ी से जमीन के बीचों बीच एक टेढ़ी मेढ़ी लकीर खींच दी। आज से, मुल्ला ने ऐलान किया, इस लकीर के दाईं तरफ की जमीन बड़े भाई की और बाईं तरफ की छोटे भाई की। दोनों भाई हैरान रह गए। कुआं दाईं तरफ था और खेत का सबसे उपजाऊ हिस्सा बाईं तरफ। घर का दरवाजा एक तरफ था और रसोई दूसरी तरफ। यह बंटवारा किसी भी तरह से व्यावहारिक नहीं था। यह कैसा बंटवारा है मुल्ला जी? छोटे भाई ने कहा, मैं अपने खेतों को पानी कैसे दूंगा? अपने बड़े भाई से मांग लेना, मुल्ला ने शांति से जवाब दिया। और मैं घर के अंदर कैसे जाऊंगा? बड़े भाई ने पूछा। अपने छोटे भाई से रास्ता मांग लेना, मुल्ला बोले और वहां से चले गए। अब दोनों भाइयों की जिंदगी नरक बन गई। पानी के लिए बड़े भाई को छोटे भाई की मिन्नतें करनी पड़ती और घर में घुसने के लिए छोटे भाई को बड़े भाई के आगे हाथ फैलाने पड़ते। उनकी आपसी लड़ाई और निर्भरता पूरे शहर के लिए तमाशा बन गई। लोग उन्हें देखकर हंसते। कुछ ही हफ्तों में वे इस न्याय से इतना तंग आ गए कि एक दिन दोनों ने बैठकर खुद ही एक समझदारी भरा समझौता कर लिया। उन्होंने जमीन को बराबर और व्यावहारिक रूप से बांट लिया। शहर के लोगों ने जब यह देखा तो वे फिर से हैरान रह गए। देखो, मुल्ला की तरकीब ने काम कर दिया। उन्होंने लड़ते हुए भाइयों को एक कर दिया, लेकिन उन दोनों भाइयों के दिल में मुल्ला का खौफ बैठ गया। वे समझ गए थे कि मुल्ला समस्याओं को नहीं सुलझाते, बल्कि वे समस्या पैदा करने वाले की मूर्खता को इतना बढ़ा देते हैं कि वह खुद ही अपनी समस्या सुलझाने पर मजबूर हो जाता है। यह डर इज्जत का नहीं था, यह अपनी मूर्खता के सार्वजनिक प्रदर्शन का डर था। इसके बाद तो जैसे एक सिलसिला ही शुरू हो गया। शहर का काजी, जो अपनी ईमानदारी का बड़ा ढिंढोरा पीटता था लेकिन अंदर से रिश्वतखोर था, एक दिन बहुत परेशान था। उसकी कीमती अंगूठी कहीं खो गई थी। उसे शक था कि उसके किसी नौकर ने चुराई है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। अपनी इज्जत बचाने के लिए वह मुल्ला के पास गया। मुल्ला ने काजी के सभी नौकरों को इकट्ठा किया।
उन्होंने सबको बराबर लंबाई की एक एक लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ियां हैं, तुम सब इन्हें अपने पास रखो। जिसने भी अंगूठी चुराई है, कल सुबह तक उसकी लकड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। सारे नौकर अपनी अपनी लकड़ी लेकर घर चले गए। उनमें से जिसने सच में अंगूठी चुराई थी, वह रात भर सो नहीं सका। उसे डर था कि सुबह उसकी लकड़ी सच में लंबी हो जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। इस डर से उसने एक तरकीब सोची। उसने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया, ताकि अगर वह बढ़े भी तो बाकियों के बराबर ही रहे। अगली सुबह मुल्ला ने सबको अपनी अपनी लकड़ी दिखाने को कहा। जब सबकी लकड़ियां देखी गईं, तो एक नौकर की लकड़ी बाकियों से 1 इंच छोटी थी। मुल्ला ने तुरंत इशारा किया, यही चोर है। चोर पकड़ा गया, काजी की अंगूठी मिल गई और एक बार फिर मुल्ला की वाहवाही होने लगी। लेकिन उस दिन के बाद से काजी मुल्ला से नजरें चुराने लगा। वह जानता था कि मुल्ला ने कोई जादू नहीं किया था, बल्कि इंसान के डर और मनोविज्ञान को समझा था। काजी को यह डर सताने लगा कि जिस तरह मुल्ला ने चोर के डर को उजागर कर दिया, कहीं किसी दिन वह उसकी बेईमानी और पाखंड को भी पूरे शहर के सामने नंगा न कर दे। अब शहर का माहौल बदलने लगा था। मुल्ला का नाम एक अचूक हथियार बन गया था। अगर कोई किसी से उधार वापस नहीं करता, तो लेनदार बस इतना कहता, पैसे दे दो वरना मैं मुल्ला नसीरुद्दीन के पास जा रहा हूं, और देनदार का चेहरा सफेद पड़ जाता। वह फौरन पैसे लौटा देता, इस डर से कि न जाने मुल्ला कौन सी तरकीब लगाकर उसे पूरे शहर में ज़ील कर देंगे। बाजार में बेईमान व्यापारी अब सही तौलने लगे थे, इस डर से कि कहीं मुल्ला बाजार में आकर उनके बाटों का कोई नया इलाज न कर दें। गपशप करने वाली औरतें अब किसी की बुराई करने से पहले 10 बार सोचती थीं, कहीं यह बात मुल्ला तक न पहुंच जाए और वह उनकी चुगली का कोई सार्वजनिक प्रदर्शन न कर दें। शहर में अपराध कम हो गए थे, झगड़े बंद हो गए थे, बेईमानी लगभग खत्म हो गई थी। पहली नजर में यह एक आदर्श समाज लग रहा था, लेकिन यह शांति तलवार की नोक पर रखी हुई शांति थी। यह नैतिकता पर आधारित नहीं, बल्कि डर पर आधारित थी। शहर की आत्मा, उसकी सहजता, उसकी खिलखिलाहट कहीं खो गई थी। लोग एक दूसरे से बात करते हुए भी सहमे समे रहते। मुल्ला नसीरुद्दीन खुद इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। उन्होंने देखा कि अब लोग उनके पास सलाह लेने नहीं आते, वे उनसे दूर भागते थे। जिस गली से मुल्ला गुजरते, वहां सन्नाटा पसर जाता। जो दोस्त उनके साथ बैठकर घंटों गपशप किया करते थे, वे अब उन्हें देखकर बहाने बनाने लगते। मुल्ला की पत्नी ने भी उनसे कहा, जी, आजकल बाजार में कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता। सब ऐसे देखते हैं जैसे मैं किसी जल्लाद की बीवी हूं। मुल्ला को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो गया है। उन्होंने लोगों को उनकी मूर्खता का एहसास दिलाना चाहा था, ताकि वे बेहतर इंसान बने। लेकिन लोग बेहतर इंसान बनने की बजाय डरपोक बन गए थे। उन्होंने पाखंड को उजागर करना चाहा था, लेकिन अब लोगों ने पाखंड के ऊपर डर का एक और नकाब ओढ़ लिया था। शहर एक जेल की तरह लगने लगा था, और उस जेल के अघोषित जेलर वह खुद बन गए थे। एक दिन वह बहुत उदास बैठे थे, तभी शहर के कुछ बड़े बुजुर्ग, जिनमें हाजी बकर और वह काजी भी शामिल थे, एक प्रतिनिधिमंडल लेकर उनके पास पहुंचे। वे सब हाथ बांधे, सिर झुकाए खड़े थे। मुल्ला जी, एक बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में कहा, हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी वजह से हमारा शहर जन्नत बन गया है। कोई चोरी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बेईमानी नहीं। हम आपको सलाम करने आए हैं। उनकी बातों में शुक्रगुजारी थी, लेकिन उनकी आंखों में साफ साफ खौफ झलक रहा था। उनके झुके हुए सिर सम्मान के नहीं, भय के प्रतीक थे। मुल्ला ने एक गहरी सांस ली।
वह समझ गए कि इस डर के सिलसिले को तोड़ना ही होगा। उन्हें शहर को उसकी खोई हुई हंसी और सहजता वापस लौटानी होगी। और इसका एक ही तरीका था। जिस नाम ने यह डर पैदा किया है, उसी नाम को फिर से मजाक का पात्र बनाना होगा। उन्हें लोगों को यह दिखाना होगा कि वह कोई गैबी ताकत वाले इंसान नहीं, बल्कि उन्हीं की तरह एक साधारण गलतियां करने वाले इंसान हैं। अगले दिन शहर के लोग जब सुबह अपने कामों के लिए निकले तो उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर की छत पर चढ़े हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मेरा गधा खो गया, मेरा गधा खो गया, किसी ने मेरा गधा देखा है। लोग इकट्ठे हो गए। वे हैरान थे। मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा तो ठीक उनके नीचे आंगन में ही बंधा हुआ था और घास खा रहा था। एक आदमी ने हिम्मत करके कहा, मुल्ला जी, आप छत पर क्या कर रहे हैं? आपका गधा नीचे ही है। मुल्ला ने नीचे झांका और बोले, अरे हाँ, है तो, लेकिन मैं उसे ढूंढ रहा था। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। तभी मुल्ला छत से उतरे, अपने गधे पर बैठे, लेकिन इस बार उल्टे नहीं, सीधे बैठे। और फिर वह बाजार की तरफ चल दिए। रास्ते में वह हर किसी से पूछते, भाई साहब, क्या आपने मुझे देखा है? मैं खो गया हूं। लोग पूरी तरह से चकरा गए। यह वह डरावना, सब कुछ जानने वाला नसीरुद्दीन नहीं था। यह तो एक भुलक्कड़, सनकी बूढ़ा लग रहा था। बाजार पहुंचकर उन्होंने और भी अजीब हरकत की। वह एक सब्जी की दुकान पर गए और तरबूज उठाकर उसे कान से लगाकर सुनने लगे, जैसे वह कुछ कह रहा हो। फिर उन्होंने दुकानदार से पूछा, यह क्या कह रहा है? दुकानदार घबरा गया। मुल्ला जी, यह तरबूज है, यह कुछ नहीं कहता। नहीं, मुल्ला ने जोर देकर कहा, यह कह रहा है कि इसके अंदर सोने की अशर्फियां हैं। लाओ, इसे काटो। अब तो लोगों का शक यकीन में बदलने लगा कि मुल्ला का दिमाग खराब हो गया है। दुकानदार ने डरते डरते तरबूज काटा। जाहिर है उसमें से लाल गूदे के सिवा और कुछ नहीं निकला। मुल्ला ने निराश होकर कहा, धत तेरे की, इस तरबूज ने मुझसे झूठ बोला। यह सुनते ही भीड़ में खड़े एक छोटे बच्चे से रहा नहीं गया और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर जैसे कोई जादू टूट गया। एक और आदमी मुस्कुराया, फिर दूसरा, और देखते ही देखते सारा बाजार मुल्ला की इस हरकत पर ठहाके लगाने लगा। यह महीनों बाद पहली बार था जब शहर इतनी आजादी से हंसा था। वह डर, वह खौफ जो लोगों के दिलों पर जम गया था, इस एक हंसी के खखे में पिघलकर बह गया। लोगों को अचानक एहसास हुआ कि मुल्ला कोई करामाती इंसान नहीं है। वह तो वही पुराने प्यारे सनकी मुल्ला हैं जो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। वह गलतियां कर सकते हैं, वह मूर्खतापूर्ण बातें कर सकते हैं। वह डरावने नहीं बल्कि मजेदार हैं। उस दिन के बाद शहर वापस अपनी पुरानी पटरी पर लौट आया। हाँ, लोग अब भी मुल्ला की अक्ल का सम्मान करते थे, लेकिन अब वे उनसे डरते नहीं थे। वे फिर से उनके साथ हंसते थे, उनसे बहस करते थे। शहर में फिर से छोटी मोटी चोरियां और झगड़े होने लगे, लेकिन अब शहर में जिंदगी थी, एक सहजता थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने ही बनाए हुए डर के साम्राज्य को अपनी ही मूर्खता के हथियार से ध्वस्त कर दिया था। और शहर को यह सबसे बड़ा सबक सिखाया था कि डर पर आधारित अनुशासन एक जेल है, जबकि समझ और इंसानियत पर आधारित समाज ही असली जन्नत होता है। जरूर पेश है मुल्ला नसीरुद्दीन की यह कहानी, एक सीधे और लंबे प्रवाह में, बिना किसी भाग या बिंदु के। उस दौर में जब बादशाह सलामत की सल्तनत अपनी समृद्धि और न्याय के लिए दूर दूर तक मशहूर थी,
एक दिन दरबार में एक अजनबी दरवेश का आगमन हुआ। उसके बाल कंधों तक बिखरे थे, आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके लिबास से मिट्टी और सफर की खुशबू आ रही थी। उसने बादशाह को झुककर सलाम किया और अपनी झोली से एक छोटा सा मखमल में लिपटा हुआ गमला निकाला। जब उसने मखमल का कपड़ा हटाया तो पूरे दरबार की आंखें चौंधिया गईं। उस गमले में एक ऐसा फूल खिला था जैसा किसी ने आज तक न देखा था न सुना था। उसकी पंखुड़ियां इंद्रधनुष के रंगों की तरह थीं, जो रोशनी में अपना रंग बदलती थीं। कभी वे गहरे नीले रंग की हो जाती तो कभी सुनहरी पीली और कभी माणिक की तरह सुर्ख लाल। उस फूल से एक ऐसी मीठी और रूहानी खुशबू आ रही थी जो दिल और दिमाग को एक अजीब से सुकून से भर देती थी। बादशाह उस फूल को देखते ही रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में बेशकीमती हीरे जवाहरात देखे थे, लेकिन इस फूल की खूबसूरती के आगे सब फीके थे। उन्होंने दरवेश से पूछा, ऐ मुसाफिर, यह कौन सा फूल है? यह तो जन्नत का कोई तोहफा मालूम होता है। दरवेश मुस्कुराया और बोला, आलम पनाह, इसका नाम है सदाकते गुल, यानी सच्चाई का फूल। यह सिर्फ खूबसूरत नहीं है, यह करामाती भी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर इसके सामने कोई एक लफ्ज भी झूठ बोले तो इसकी रंगीन पंखुड़ियां उसी पल मुरझाकर काली पड़ जाएंगी और इसकी खुशबू एक बदबू में तब्दील हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सच बोला जाएगा, यह दोबारा अपने असली रूप में खिल उठेगा। यह सुनकर पूरे दरबार में एक सनसनी फैल गई। वजीर, सिपहसालार, दरबारी सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बादशाह की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। वह एक आदर्शवादी और सच्चाई के परस्तार शासक थे। उन्हें लगा कि कुदरत ने उनकी सल्तनत को दुनिया की सबसे ईमानदार सल्तनत बनाने का जरिया भेज दिया है। उन्होंने उस दरवेश को ढेरों इनाम इकराम देकर विदा किया और उस फूल के गमले को दरबार के बीचों बीच अपने तख्त के ठीक सामने एक ऊंचे सुनहरे स्तंभ पर रखवा दिया। अब सदाकते गुल बादशाह के न्याय और सच्चाई का प्रतीक बन गया था। शुरू में तो सब कुछ बड़ा मजेदार लगा। दरबार लगा और बादशाह ने अपने सबसे चापलूस शायर गुलफाम को बुलाया। गुलफाम ने हमेशा की तरह अपनी लच्छेदार जुबान में बादशाह की शान में सीधे पढ़ने शुरू किए। जहांपना, आपके चेहरे का नूर ऐसा है कि चाँद भी उसे देखकर शर्मा जाए। आपकी ताकत ऐसी है कि पहाड़ भी आपके सामने सिर झुका दें। उसने अभी इतना ही कहा था कि सबकी नजरें फूल पर गईं। फूल की चमकीली पंखुड़ियां धीरे धीरे मुरझाने लगीं, उनका रंग काला पड़ने लगा और वह खुशबूदार फूल एक मरी हुई छिपकली की तरह बदबू देने लगा। दरबार में ठहाका गूंज उठा। गुलफाम का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बादशाह मुस्कुराए और बोले, गुलफाम, अब जरा सच बोलो। गुलफाम ने डरते डरते कहा, हुजूर, आप एक अच्छे और ताकतवर बादशाह हैं। जैसे ही उसने यह कहा, फूल धीरे धीरे वापस खिलने लगा। उसकी पंखुड़ियों में रंग लौट आया और वह भीनी भीनी खुशबू फिर से दरबार में फैल गई। उस दिन के बाद दरबार से चापलूसी का अंत हो गया। अब कोई बादशाह की झूठी तारीफ करने की हिम्मत नहीं करता था। न्याय करना भी आसान हो गया। दो व्यापारी एक जमीनी विवाद लेकर आए। एक कह रहा था कि जमीन उसकी है, दूसरा अपना दावा कर रहा था। बादशाह ने दोनों को बारी बारी से फूल के सामने अपनी बात कहने को कहा। पहले व्यापारी ने जैसे ही कहा, यह जमीन मेरे बाप दादा की है, फूल मुरझा गया। जब दूसरे व्यापारी ने अपने कागजात दिखाकर कहा कि उसने यह जमीन खरीदी है, तो फूल अपनी पूरी शान से खिला रहा। फैसला मिनटों में हो गया। सल्तनत में इस चमत्कारी फूल की खबर आग की तरह फैल गई। लोग बादशाह के न्याय और इस अनोखे फूल की तारीफ करते नहीं थकते थे। ऐसा लगने लगा जैसे सल्तनत में रामराज्य आ गया हो।
लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी था जो धीरे धीरे सामने आ रहा था। और इस पहलू को सबसे पहले जिसने भांपा वह थे मुल्ला नसीरुद्दीन। मुल्ला दरबार में आते जाते रहते थे और इस सारे तमाशे को बड़ी गहरी नजरों से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि अब दरबार में पहले जैसी रौनक नहीं रही। जहां पहले लोग हंसते बोलते थे, एक दूसरे से मजाक करते थे, वहां अब एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। दरबारी एक दूसरे से बात करने से कतराते थे, इस डर से कि कहीं कोई ऐसी बात मुंह से न निकल जाए जो 100% सच न हो और फूल मुरझा जाएं। वजीर आजम अब बादशाह को सलाह देने से डरते थे। पहले वह कूटनीति का सहारा लेकर थोड़ी नरमी और थोड़ी गर्मी से अपनी बात रखते थे, लेकिन अब उन्हें हर बात जस की तस कहनी पड़ती थी। एक दिन पड़ोसी राज्य से एक दूत आया जो अपने शाह का एक रूखा पैगाम लाया था। वजीर ने हमेशा की तरह उसे थोड़ा नरम करके बादशाह को बताना चाहा, लेकिन फूल के डर से उसे शब्दशः वही कहना पड़ा। आपके पड़ोसी बादशाह ने आपको एक घमंडी और मूर्ख शासक कहा है। यह सुनते ही बादशाह का पारा चढ़ गया और दोनों सल्तनतों के बीच तनाव पैदा हो गया। जबकि पहले ऐसे मामलों को कूटनीति से सुलझा लिया जाता था। धीरे धीरे इस फूल का असर पूरे शहर पर पड़ने लगा। बाजार में व्यापारी अब अपने माल की तारीफ नहीं कर पाते थे। एक कपड़ा बेचने वाला यह नहीं कह पाता था कि यह शाही कपड़ा है, क्योंकि वह शाही नहीं था। एक फल वाला यह नहीं कह सकता था कि ये सेब कश्मीर से आए हैं, अगर वे स्थानीय बाग के होते। नतीजा यह हुआ कि व्यापार मंदा पड़ने लगा। लोगों की जिंदगी से छोटी छोटी खुशियां और सामाजिक शिष्टाचार गायब होने लगे। कोई किसी के घर दावत पर जाता तो मेजबान के पूछने पर यह नहीं कह पाता था कि खाना बहुत लजीज है, अगर उसे खाने में नमक थोड़ा ज्यादा लगता। कोई किसी के बीमार रिश्तेदार को देखने जाता तो उसे दिलासा देने के लिए यह नहीं कह पाता था कि फिक्र न करो, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे, क्योंकि उसे मरीज की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता था। उम्मीद और दिलासा देने वाले ये छोटे छोटे सफेद झूठ अब बेईमानी माने जाने लगे थे। शहर की हवा में सच्चाई का एक ऐसा बोझ घुल गया था कि लोगों का सांस लेना दूभर हो गया था। रिश्ते टूटने लगे थे, दिलों में कड़वाहट भरने लगी थी। मुल्ला नसीरुद्दीन यह सब देखकर बहुत बेचैन थे। उन्होंने महसूस किया कि यह सदाकतेगुल कोई वरदान नहीं बल्कि एक अभिशाप है। यह सच्चाई नहीं बल्कि सच्चाई का एक क्रूर और बेजान रूप लोगों पर थोप रहा था। यह फूल सच और तथ्य के बीच का फर्क नहीं समझता था। वह यह नहीं समझता था कि एक माँ जब अपने साधारण से बच्चे को मेरा चांद का टुकड़ा कहती है तो वह झूठ नहीं बल्कि प्यार का इजहार कर रही होती है। एक कवि जब अपनी प्रेमिका की आंखों को झील कहता है तो वह झूठ नहीं बल्कि कल्पना की उड़ान भर रहा होता है। लेकिन इस फूल के लिए यह सब झूठ था। मुल्ला ने तय कर लिया कि इस मशीनी सच्चाई से शहर को आजाद कराना ही होगा। लेकिन वह सीधे सीधे फूल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। यह बादशाह की शान के खिलाफ होता। उन्हें अपनी अक्ल से ही कोई रास्ता निकालना था। एक दिन शहर के एक नौजवान आरिफ का निकाह टूट गया। उसकी मंगेतर जैनब बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी एक आंख में बचपन की चोट का हल्का सा निशान था। जैनब इस निशान को लेकर बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने आरिफ से पूछा, क्या तुम्हें मेरी इस आंख का निशान बुरा लगता है? आरिफ ने उसे तसल्ली देने के लिए कहा, नहीं, मुझे तो यह निशान तुम्हारी खूबसूरती को और बढ़ा देता है, जैसे चांद पर दाग होता है। बदकिस्मती से वे दोनों उस वक्त शाही बाग के पास टहल रहे थे, जहां से दरबार का वह फूल दिखाई देता था। आरिफ के मुंह से यह बात निकलते ही किसी दरबारी ने देख लिया कि सदाकतेगुल मुरझा गया है। बात फैल गई कि आरिफ ने अपनी मंगेतर से झूठ बोला। जैनब का दिल टूट गया।
उसे लगा कि आरिफ भी बाकी दुनिया की तरह उसके निशान को एक ऐब ही समझता है। उसने रिश्ता तोड़ दिया। आरिफ बेचारा रोता बिलखता रह गया। उसकी नीयत ज़ैनब को खुश करने की थी, लेकिन इस फूल की बेरहम सच्चाई ने उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया। यह घटना देखकर मुल्ला नसीरुद्दीन का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने बादशाह से मिलने का वक्त मांगा। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। सब जानते थे कि आज मुल्ला नसीरुद्दीन और सदाकते गुल का आमना सामना होगा। लोग सांस रोके बैठे थे। मुल्ला हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए दरबार में दाखिल हुए। उन्होंने बादशाह को आदाब किया और फिर सीधे उस फूल के सामने जाकर खड़े हो गए। फूल अपनी पूरी शान से खिला हुआ था, दरबार में अपनी खुशबू बिखेर रहा था। बादशाह ने कहा, मुल्ला, हम जानते हैं कि तुम हमारी इस नई व्यवस्था से खुश नहीं हो। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सच कहना, वरना इस फूल का हश्र तुम जानते हो। मुल्ला मुस्कुराए, जहां पनाह, मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, और मेरा सच इस फूल के सच से ज्यादा ताकतवर है। यह कहकर मुल्ला ने अपनी नजरें फूल पर गड़ा दी और एक पल की खामोशी के बाद उन्होंने जोर से और साफ आवाज में कहा, मैं अभी जो वाक्य कह रहा हूँ वह एक झूठ है। यह वाक्य सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें फूल पर टिक गईं, यह देखने के लिए कि वह मुरझाता है या नहीं। लेकिन फूल जस का तस खिला रहा। फिर एक अजीब सी चीज हुई। फूल की पंखुड़ियां एक पल के लिए कांपी, जैसे किसी दुविधा में हो। उनका रंग हल्का सा बदला, फिर वापस वैसा ही हो गया। वह मुरझाया नहीं। मुल्ला जोर से हंसे। उनकी हंसी पूरे दरबार में गूंज गई। बादशाह हैरान थे। उन्होंने कहा, मुल्ला, यह क्या था? फूल तो नहीं मुरझाया। इसका मतलब तुमने जो कहा वह सच था। मुल्ला ने कहा, नहीं जहांपनाह, जरा गौर फरमाइए। अगर फूल नहीं मुरझाया तो इसका मतलब है कि मेरा वाक्य सच है। लेकिन मेरा वाक्य तो यह था कि मैं अभी जो वाक्य कह रहा हूं वह एक झूठ है। तो अगर यह वाक्य सच है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह झूठ है। और अगर यह झूठ है तो फूल को मुरझा जाना चाहिए था। अब बादशाह और दरबारी चक्कर में पड़ गए। और जहांपनाह, मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, अगर मान लीजिए कि फूल मुरझा जाता तो इसका मतलब होता कि मेरा वाक्य झूठ था। लेकिन अगर मेरा वाक्य, मैं अभी जो वाक्य कह रहा हूं वह एक झूठ है, झूठा होता तो इसका मतलब यह हुआ कि वह सच था। और अगर वह सच था तो फूल को मुरझाना नहीं चाहिए था। अब पूरे दरबार का दिमाग घूम गया। यह एक ऐसी पहेली थी जिसका कोई जवाब नहीं था। मुल्ला ने एक ऐसा वाक्य बोल दिया था जिसे न तो सच साबित किया जा सकता था और न ही झूठ। उस बेचारे फूल की यांत्रिक बुद्धि इस मानवीय तर्क के आगे हार गई थी। वह यह तय ही नहीं कर पा रहा था कि उसे खिलना है या मुरझाना है। मुल्ला ने बादशाह की तरफ मुड़कर कहा, देखा जहांपना, आपकी सल्तनत की सच्चाई का सबसे बड़ा पैमाना आज खुद एक सवाल बन गया है। इसकी वजह यह है कि सच्चाई इतनी सीधी और सपाट नहीं होती जितनी यह फूल समझता है। सच्चाई में नियत, प्यार, कल्पना, हमदर्दी और हिकमत, बुद्धिमानी भी शामिल होती है। यह फूल सिर्फ तथ्य जानता है, हकीकत नहीं। मुल्ला ने आरिफ और ज़ैनब की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे आरिफ के झूठ में ज़ैनब के लिए प्यार और परवाह छुपी थी, जिसे इस बेजान फूल ने बेइज्जत कर दिया। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपने एक फूल को अपनी सल्तनत का जज बना दिया, लेकिन उसमें दिल नहीं है। वह यह नहीं समझ सकता कि एक डॉक्टर जब किसी आखिरी सांसें गिनते मरीज को उम्मीद देता है तो वह झूठ नहीं बोल रहा होता, वह जिंदगी की एक और सांस देने की कोशिश कर रहा होता है। आपने सच्चाई के नाम पर अपने लोगों से उनकी इंसानियत छीन ली है। आपने उन्हें हंसने,
सपने देखने और एक दूसरे को प्यार से दिलासा देने के हक से महरूम कर दिया है। बादशाह की आंखों से पर्दा हट गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनका दरबार और उनका शहर एक खूबसूरत लेकिन बेरहम जेल बन गया था। उन्होंने उस दिन समझा कि 100% तथ्यात्मक सच्चाई कभी कभी सबसे बड़ी क्रूरता हो सकती है, और इंसान को इंसान बने रहने के लिए थोड़े से प्यार, थोड़ी सी कल्पना और थोड़ी सी नरमी की हमेशा जरूरत होती है। उन्होंने हुक्म दिया कि सदाकते गुल को दरबार से हटाकर शाही बाग के एक कोने में लगा दिया जाए, जहां लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ कर सकें, लेकिन उसकी सच्चाई से डरे नहीं। उस दिन के बाद शहर में फिर से जिंदगी लौट आई। दरबार में फिर से ठहाके गूंजने लगे, बाजार में फिर से रौनक आ गई और लोग फिर से एक दूसरे से दिल खोलकर मिलने लगे। शहर फिर से इंसानों का शहर बन गया था, फरिश्तों का नहीं। और मुल्ला नसीरुद्दीन हमेशा की तरह शहर के एक चायखाने में बैठे अपने दोस्तों के साथ गपशप करते और मुस्कुराते हुए उस बदलते हुए शहर को देख रहे थे, जिसने एक फूल के जरिए सच्चाई का सबसे गहरा और मानवीय सबक सीखा था।